ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चुपासते तया मां मध्यमेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। सम्मानित गौरवशाली सदन के सभी सम्मानित बहनों भाइयों, आप सभी के लिए सादर सुप्रभात। पहला सत्र पूर्ण हुआ है। दूसरे सत्र में हम इतिहास के उन पृष्ठों पर विचार करेंगे जो हमारी दृष्टि से ओझल किए गए। एक षड्यंत्र के अंतर्गत उनको मिटाया गया। अभी 3 दिन बाद शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान दिवस आ रहा है। वास्तविक बलिदान दिवस देश का यही है जिस पर हम इनके साथ साथ अपने उन सभी क्रांतिकारियों का, देशभक्तों का, वीर वीरांगनाओं का पुनीत स्मरण करते हैं जिन्होंने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग किया। यह बहुत बड़ी घटना उस समय हुई थी जिसने देश को हिला दिया था। इतिहास के अध्ययन के समय हमको घटनाओं का क्रमबद्ध विवेचन होते हुए देखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। दुनिया का एक सामान्य सिद्धांत है कि पहली घटना से अगली घटना जन्म लेती है। जो कल था, जो बीत गया, उसकी छाया आज पर ना पड़े ऐसा संभव ही नहीं है। कल की छाया आज पर निश्चित है और आज की छाया आने वाले कल पर निश्चित है। वो पड़ेगी, हर स्थिति में पड़ेगी। लेकिन जो इतिहास बताया जाता है वो कल को काट दिया जाता है और अचानक एक नई घटना घटित होती है और उस घटना के आधार पर एक नया इतिहास रच दिया जाता है। ये श्रृंखलाबद्ध इतिहास नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं। गांधी जी 1914 में आते हैं, 1920, 21, 22 में वो असहयोग आंदोलन चला रहे होते हैं। 31 में जाकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाते हैं। बीच में क्या होता रहा? लगभग हर 10 वर्ष पश्चात गांधी जी एक आंदोलन चलाते हैं। बीच में क्या होता रहा? कांग्रेस क्या करती रही? इसका मतलब निरंतरीय नहीं है, क्रमबद्धता नहीं है। क्या 10-10 साल के अंतराल पर केवल पत्राचार हो रहा था? ये मैं चुनौती देता हूं खुली। आपका मानस झकझोरना चाहता हूं। आप विचारें कि इससे इस काल में क्या होता रहा था। लेकिन यदि आप अपने इतिहास को पढ़ते हैं, क्रांतिकारी इतिहास को, तो प्रत्येक दिन कोई घटना हो रही है, पहले दिन की घटना से अगली घटना जन्म ले रही है और यही क्रमबद्धता है, यही निरंतरीय है। सरिता का प्रवाह रुक जाए, 10-5 घंटे के लिए रुक जाए, तो उसका टूटना साफ दिखाई देने लगता है। सरिता तब तक सरिता है, तब तक वह निरंतर बह रही है, प्रवाहित हो रही। इसी बात को इतिहास की सरिता पर भी आपको लागू करना चाहिए, देखना चाहिए। जब क्रांतिकारी इतिहास के बारे में और खासतौर से अपने आज के शहीद भगत सिंह, उनके साथी क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद,
राजगुरु सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल और उन जैसे अन्य अनेक महापुरुष, महान क्रांतिकारी, जब उनके इतिहास पर विचार करते हैं तो उन्होंने इतिहास की श्रृंखला को टूटने नहीं दिया। वो निरंतर बहती रही, प्रवाहित होती रही। गद्दारों ने गद्दारियां की, विश्वासघात किए, अपने ही लोगों ने, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, रामप्रसाद बिस्मिल ने लिखा है। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमारे काट खाने को, हमारे काट खाने को। ऐसे अत्याचारी अपने ही लोग रहे, गद्दार। अब आप देखिए, इतिहास की श्रृंखलाओं को जरा जोड़ करके देखिए, जो इतिहास गायब किया गया आपसे। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उस घटना के पश्चात क्रांतिकारी आंदोलन उबाल पर आ जाता है। जो लोग ये सोचते थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड करने के पश्चात भारत का क्रांतिकारी आंदोलन दब जाएगा, मर जाएगा, उन्होंने देखा कि एक के पश्चात, यानी एक मरा तो हजार खड़े हो गए। उन्हें पता नहीं था, जो अभी कुछ दिन पहले एक नारा दिया गया था, आपको मालूम होगा, हर घर से फला निकलेगा। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये भारत की परंपरा रही है कि हर घर से भगत सिंह निकला है, हर घर से भगत सिंह निकला है। और वो परंपरा उस समय दिखाई दी जिस समय 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हर घर से भगत सिंह निकला, हर घर से चंद्रशेखर आजाद निकला। क्रांतिकारियों ने निर्णय लिया कि हम देश की स्वाधीनता सशस्त्र क्रांति के आधार पर लेंगे। देशबंधु चित्तरंजन दास अपने स्वराज्य पार्टी का गठन कर लेते हैं, गांधी से दूरी बना लेते हैं। आर्य समाज के बड़े नेता, महान क्रांतिकारी स्वामी श्रद्धानंद जी गांधी का साथ छोड़ जाते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधियों में संलिप्त होकर के उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करने लगते हैं। क्रांतिकारियों से कह देते हैं कि इससे कोई भला नहीं होने वाला, और ये आदमी कब धोखा दे दे इस बात की कोई पता नहीं, इसलिए काम करिए देश की आजादी के लिए, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से देश को स्वाधीन करने के लिए काम कीजिए। ये संकेत, संदेश, उपदेश उनके द्वारा दिया जाता है। स्वराज्य पार्टी के लोग देश की विधानसभाओं में प्रवेश करते हैं और वहां पर सरकारी कार्यों में अड़ंगा डालते हैं। 1925 में स्वराज्य पार्टी ने यह काम करके दिखाया, और वो जो प्रवाह था उनका, वो प्रवाहित होकर के आगे बढ़ा। 1874 में घटनाओं को देखिए जरा। नमक आंदोलन के बारे में स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने भाषणों में ये बात कही, महाराष्ट्र में कही थी। उपदेश मंजरी जो पुस्तक उनकी है वो वहीं पर लिखी गई, उन्हीं के भाषणों में लिखी गई, उन्हीं के भाषणों के आधार पर तैयार की गई। पुणे में व्याख्यान दिए थे उस समय उन्होंने। महादेव गोविंद रनाडे जी के प्रयास से ये कार्यक्रम उस समय संपन्न हुआ था। तो उन्होंने उस समय लिखा था कि नमक पर भी आप कानून कर लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, ये गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। देश के आर्य समाजियों ने ये बात पढ़ी, समझी,
और जब 1930-31 में आकर के गांधी ने नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च किया, तो सारा आर्य समाज उस आंदोलन में आकर के जुड़ गया, क्योंकि वो उस दिन महर्षि दयानंद के सपनों को साकार होने का समय आ गया था। आपको पढ़ाया जाता है कि गांधी के मस्तिष्क की उपज थी, और महर्षि दयानंद के भाषण बता रहे हैं कि ये सबसे पहले उनका दिया हुआ चिंतन था। जैसे असहयोग आंदोलन, कूका आंदोलन का ही दूसरा रूप था, जो 1871 में लड़ा जा रहा था, जिस समय गांधी 2 साल के थे। तो असहयोग आंदोलन का विचार गांधी जी ने कहां से लिया? वहां से लिया। और नमक सत्याग्रह का आंदोलन का विचार कहां से लिया? वो स्वामी दयानंद जी महाराज से लिया। असहयोग आंदोलन के पश्चात कांग्रेस ने एक कमेटी गठित की थी, मौलाना हसरत मोहानी उस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे, और उस कमेटी को यह कार्य दिया गया था कि इसमें देखिए, इस आंदोलन में किन किन क्षेत्रों से, किन किन अंचलों से, किन किन प्रदेशों से, किन किन संगठनों से, किन किन जाति बिरादरियों से अधिक लोगों ने अपनी उपस्थिति दी है। मौलाना हसरत मोहानी ने जो रिपोर्ट उस समय कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत की थी, कांग्रेस कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत की थी, उसमें उसने बताया था कि जितने क्रांतिकारी इस समय जेल में हैं, जितने लोग सम्मिलित हुए, उनमें 80% आर्य समाजी हैं। स्वामी दयानंद जी और स्वामी श्रद्धानंद जी का प्रयास जो था वो इस प्रकार से सफल हो गया था। वो हमारे आपके सबके ही पूर्वज थे, जो 80% उस समय कठोर यातना झेल रहे थे। उसने ये भी लिखा है, कठोर कष्ट झेलने वाले लोग 80% आर्य समाजी हैं। और इन्हीं में से राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि इन्हीं में से थे। पिछले दिनों में कुछ समय पहले शाहजहांपुर गया था। मैं जिस आर्य समाज में वहां पर रुका हुआ था, वहां के लोगों ने मुझे बताया कि यही वो कक्ष है जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल रहा करते थे। इतना सुनकर के गौरव हुआ, नमन किया उनकी स्मृतियों को। कलकत्ता आर्य समाज में गया था एक बार। कलकत्ता आर्य समाज में जहां हम बैठे हुए थे, बताया गया, वो वहां भी यही बताया गया कि यहीं पर आकर के असेंबली बम, सेंट्रल असेंबली बम कांड जो हुआ था, उससे पहले 3 महीने उस आर्य समाज में रहे थे। और वहां पर सीताराम नाम का जो उनका रसोईया था, उसको एक कटोरा उन्होंने दिया था, एक थाली दी थी जब वहां से विदा हुए थे, और कहा था कि जो भी क्रांतिकारी आर्य समाज में आकर के रुके, उसको इसी कटोरी और थाली में भोजन करवाना। और उसके पश्चात वहां पर सैकड़ों आर्य क्रांतिकारी पहुंचे, अलग अलग समय पर उन्होंने जाकर के वहां पर प्रवास किया। वहां रहते हुए उन्होंने एक विशेष तैयारी की थी, और सीताराम को ये बता करके वहां से चले थे कि अब मैं जा रहा हूं कोई बड़ा काम करने के लिए, और उस बड़े काम की सूचना आप तक आ जाएगी। उसके कुछ समय पश्चात, 3 महीने पश्चात, उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली पर बम गिराया। अब पहली घटना 1919 की आती है, जब आप देश में एक दुष्टता का कार्य होते हुए देख रहे थे, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद साइमन कमीशन आता है,
इसके बीच में ये स्वराज्य पार्टी आदि के कार्य संपन्न हो जाते हैं। घटनाओं को घटनाओं से जोड़िए। 1919 में भारत सरकार अधिनियम पारित होकर के आया था, अंग्रेजों ने भेजा था। उसकी समीक्षा के लिए 10 वर्ष पश्चात साइमन कमीशन को यहां भेजा गया। उसकी अवधि 10 वर्ष पश्चात लिखी गई थी, लेकिन वो 10 वर्ष पश्चात न आकर के 1928 में यहां पर आ गया था। 1928 में आने के पश्चात आपके भीतर इतनी चेतना पैदा हो चुकी थी, आपके भीतर राष्ट्रवाद का ऐसा लावा धधक रहा था कि आप साइमन कमीशन को नहीं चाहते थे। आप कहते थे कि हमारा संविधान बनाने का अधिकार हमको है, देश कैसे चलेगा यह हम जानते हैं। आप कौन होते हैं कि हमारे देश के संविधान की समीक्षा करने के लिए यहां आए और फिर एक नई संवैधानिक व्यवस्था हमको देने का संकल्प लें? इसलिए मना कर दिया। साइमन कमीशन जब यहां पर आया तो लोग गो बैक की आवाज लगा रहे थे, साइमन कमीशन गो बैक, वापस जाओ वापस जाओ। आवाज उठ रही थी। पंजाब में लाला लाजपत राय जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। लाला लाजपत राय जी दहाड़ रहे थे, लोगों का हुजूम उनके पीछे था। अरे उस समय के इतिहास को उठा करके देखिए, उस समय के अखबारों को जाकर के देखिए, पत्र पत्रिकाओं को जाकर के देखिए, कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में जाकर के माथा पच्ची करनी चाहिए। आपको पता चलेगा कि गांधी एंड कंपनी बहुत पीछे चली गई थी। लोगों ने सारा आंदोलन हाईजैक कर लिया था, या कहिए कि सारा आंदोलन उन लोगों के इर्द गिर्द केंद्रित हो गया था जो देश को सशस्त्र क्रांति के माध्यम से स्वतंत्र कराना चाहते थे। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस कप्तान सैंडर्स ने विरोध करने वाले लाला लाजपत राय जी पर लाठी प्रहार किया। इतना घातक लाठी प्रहार था कि उसी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जिस दिन ये घातक प्रहार हुआ था, उसी दिन शाम को एक विशेष बैठक आहूत की गई। बड़े बड़े क्रांतिकारी युवा उसमें सम्मिलित हुए, और वही देशबंधु चित्तरंजन दास जिन्होंने स्वराज्य पार्टी का गठन किया था, उनकी वीरांगना पत्नी, जिनको क्रांतिकारी माता कहते थे, माता वसंती देवी, उस दिन शेरनी की भांति उस कार्यक्रम में दहाड़ती हैं, आह्वान करती हैं युवा शक्ति का। मैं पूछना चाहती हूं पंजाब के युवकों से, क्या उनके भीतर खून नहीं है? मैं एक मां होकर के, एक वीरांगना होकर के, महिला होकर के आपका आह्वान करती हूं, यदि आपके भीतर रक्त है, प्रवाहित हो रहा है, तो लाला जी के शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी का प्रतिशोध आपको लेना होगा। देशभक्त बहनों भाइयों, इस बात को उस दिन श्रृंखलाओं को जोड़िए। कल की घटना से अगली घटना जन्म लेती है, इस बात पर विचार कीजिए क्या हो रहा था। ये घटना ऐसे ही नहीं हो गई थी, इसने नई घटनाओं को जन्म दे दिया था। उसी कार्यक्रम में, उसी हॉल में सरदार भगत सिंह और उनके साथी बैठे हुए थे। उन्होंने उसी समय संकल्प लिया कि पंजाब के युवाओं में वो खून है जो क्रांति मचाता है, और लाला लाजपत राय जी के शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी का हिसाब गोलियों से लेंगे। 17 नवंबर 1928 को लाला जी की निर्मम लाठी प्रहार के कारण मृत्यु हो जाती है।
लेकिन अभी राख भी ठंडी नहीं हुई थी, और सही एक महीने पश्चात 17 दिसंबर 1928 को उन्होंने पुलिस कप्तान सैंडर्स का काम तमाम कर दिया। ये थी वीरता। जो अत्याचार कर रहे थे, उन अत्याचारियों को निशाना बना बना करके समाप्त किया गया। वो सोच रहे थे कि तुम्हारे अत्याचारों से भारत दब जाएगा, भारत का यौवन दब जाएगा, लेकिन भारत का यौवन था कि उछाले मारता था। और एक प्रतिशोध लेने के पश्चात हमारे सारे युवाओं में निश्चित रूप से एक नई आशा का संचार हुआ, और उन्होंने समझ विदेशी सत्ता को ही समझा दिया कि भारत का यौवन किस प्रकार से क्रांतिकारी खून से बना हुआ है। ये घटना यहीं पर नहीं रुकती है। इसी को इतिहास में लाहौर षड्यंत्र केस कहते हैं। इसमें उनके अन्य साथी भी सम्मिलित थे। इसके बाद घटना और आगे को बढ़ती है, और उन्होंने अगले पड़ाव पर पहुंचने के लिए नया काम किया। 1929 की 8 अप्रैल को केंद्रीय असेंबली पर बम फेंका। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इस बम से जनहानि करना मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि जनहानि हो, लेकिन मैं भारत के युवकों का, भारत की आत्मा का, भारत की जनभावना का संदेश देश की गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाना चाहता था कि हम ये काम भी कर सकते हैं। इसी पर उनके खिलाफ केस चला, और ये बात निश्चित हो गई, उनको फांसी दी जाएगी। फांसी दी भी गई, हम सभी जानते हैं। वो घटना कैसे घटित हुई वो आगे थोड़ी देर आगे चल करके बताएंगे। लेकिन एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उनके बारे में एक पुस्तक लिखी गई, पता नहीं किधर रख दी मैंने, लेकिन वो पुस्तक जो है वो बताती है, जिसमें उनकी प्रामाणिक जन्म तिथि की सूचना दी गई है। अभी तक हम और आप लोग 27-28 सितंबर को उनकी जयंती मनाते हैं, लेकिन उस पुस्तक में लिखा है कि उनकी जयंती कब आती है, ये स्पष्ट किया गया है। आश्विन शुक्ल तेरस त्रयोदशी दिन शनिवार प्रातः 6 बजे उनका जन्म हुआ था। 1964 संवत लिखा है। अब इसको तिथियों में बांटते हैं, तिथियों में लेकर के आते हैं, अंग्रेजी तारीखों में, तो मालूम पड़ता है कि ये घटना 16 अक्टूबर 1907 की है। यानी कि उनका 27 या 28 सितंबर जयंती का दिवस न होकर के 16 अक्टूबर होता है। ये उनकी प्रमाणिक जयंती है। आप चाहें तो इस पर एक विशेष कार्यक्रम करके इसका शुभारंभ कर सकते हैं कि वास्तविक जन्म तिथि यह है, और उस पुस्तक का हवाला दे सकते हैं। उस पुस्तक का नाम है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज का विशेष योगदान, डॉक्टर नरेंद्र कुमार प्रधान आदि के द्वारा, कई इतिहास लेखक है जिनके द्वारा ये लिखी गई है। तो ये बात इससे स्पष्ट होती है, और हमें इसी से प्रेरणा लेनी चाहिए, और इसी के आधार पर आगे उनकी जयंती मनाने का निर्णय लेना चाहिए। जिस दिन उनको फांसी हो रही थी 7:30 बजे, 23 मार्च 1931, उससे पहले देश के गद्दार
हमारे देश का एक बहुत बड़ा पत्रकार रहा, जिनके पिता का नाम जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, और उनका नाम था सरदार खुशवंत सिंह। बड़े पेपरों के लिए लिखता था और बड़े राजनीतिज्ञों के बीच बैठता था। प्रत्येक लेख में कोई ना कोई अश्लीलता भी आती थी उसके में। उस व्यक्ति के पिता सरदार शोभा सिंह, जिन्होंने लाहौर षड्यंत्र केस में उनके विरुद्ध गवाही दी थी, और उन्हीं का एक और दूसरा साथी था सुजान सिंह। इसके एवज में दिल्ली का जो लुटियंस जोन है, उसमें उसे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिली थी। दूसरे वाले गद्दार को बागपत में बहुत बड़ी भूमि दी गई थी। यानी अपने देश के महान क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़वाने के लिए इन दोनों गद्दारों ने ये काम करके दिखाया था। और उसके बाद 1947-48 के करीब आज भी वो दिल्ली में एक स्कूल है सरदार शोभा सिंह के नाम से, उसका भी गठन इसीलिए किया गया, मतलब उसकी स्थापना जो की गई उसी गद्दार की स्मृति में की गई। सुजान सिंह गद्दार का वहां के लोगों ने, बागपत के लोगों ने बहिष्कार कर दिया था। कोई उसके कार्यक्रम में नहीं जाता था। किसी ने भी कभी भी उसको विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया। अब उसी समय गांधी जी गोलमेज सम्मेलनों में व्यस्त थे। 17 फरवरी 1931 को लंदन में उनकी गोलमेज गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी। इरविन दूसरी ओर से थे, इधर से गांधी जी थे, और उनकी फांसी से सही 18 दिन पहले देश के इस बड़े नेता ने, गांधी ने, इरविन के साथ पैक्ट किया था। आप उसको इतिहास में गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं, गांधी इरविन समझौता। उसमें गांधी जी ने एक शर्त लिखवाई कि गांधीवादी विचारों के अनुकूल देश की स्वाधीनता के लिए काम करने वाले लोगों को ब्रिटिश सरकार मुक्त कर देगी, यानी जेलों से बाहर कर देगी। शब्द का पर ध्यान दीजिए, गांधीवादी विचारधारा के अनुकूल काम करने वाले लोगों को, जो गांधी से असहमत थे, गांधी की नीतियों में विश्वास नहीं रखते थे, जो क्रांतिकारी उपायों के माध्यम से देश को स्वाधीन करने के लिए काम कर रहे थे, उनको जेलों से मुक्त नहीं किया जाएगा। ये वो गद्दारी का भाव है जिस पर आज तक लोग उंगली उठाते हैं कि गांधी जी ने जानबूझकर के क्रांतिकारी को फांसी से मुक्त नहीं कराया था। उन क्रांतिकारियों को जेल से मुक्त नहीं करने दिया था जो गांधी से असहमत होकर के कोई दूसरा काम कर रहे थे, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से देश को आजाद कराना चाहते थे। बाद में इस घटना के बारे में इरविन ने और उनके साथियों ने भी ये बात स्वीकार की थी कि हम इंतजार कर रहे थे कि गांधी जी की ओर से कोई विचार आएगा तो हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन गांधी जी की ओर से कोई विचार या कोई प्रस्ताव इस बात का नहीं गया कि आप हमारे इन क्रांतिकारियों को छोड़ दो। बीबीसी ने बहुत बात जाकर के एक लेख इस पर लिखा और उसने कहा कि गांधी जी ने
उनकी फांसी को स्थगित करने की बात कही थी। स्थगित करना अलग है और फांसी से मुक्ति दिलाना अलग है। और गांधी जी उनको उनकी फांसी को स्थगित कराना क्यों चाहते थे? इस पर जो तर्कशील विद्वान है उनका कहना है कि इस दौरान वो सोच रहे थे कि सरदार भगत सिंह और उनके साथियों से जाकर के मिलकर के ये बात रखी जाएगी कि आप गांधीवादी आंदोलन में सम्मिलित हो जाओ और इस तरीके से देश के लिए सशस्त्र क्रांति के माध्यम से काम करने की अपनी नीति को, रणनीति को छोड़ दो। इस पर सरदार भगत सिंह जी के क्या विचार हो सकते थे? उन्होंने कह दिया था, अपनी ओर से स्पष्ट संकेत दे दिया था कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरी आत्मा के प्रतिकूल हो। अर्थात गांधी जी के गांधीवादी आंदोलन में सम्मिलित होना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं मरना चाहूंगा, फांसी पर चढ़ना चाहूंगा, लेकिन जिस रास्ते पर बढ़ चला हूं उस रास्ते को नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे में गांधी ने फिर क्या विचार किया? मरते हैं तो मरने दो। इसके सही 2 दिन बाद एक विशेष कार्यक्रम कराची में कांग्रेस का अधिवेशन आहूत किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष बनाए गए। ये उनका अंतिम बार का अध्यक्ष बनने का कार्यकाल था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो लोगों ने वहां पर प्रवेश कर लेने दिया, ये इतिहास में नहीं आता। लेकिन लोगों की भारी भीड़ जब उमड़ करके आई तो उनके एक ही आवाज थी कि खूनी गांधी कहां है। ये इसी पुस्तक में जिसका हवाला मैं थोड़ी देर पहले दे रहा था उसमें मिलेगा आपको। वो कह रहे थे, लोग आवाज लगा रहे थे कि खूनी गांधी कहां पर है। और जब उनको मालूम हुई कि 25 मार्च 1931 को यानी भगत सिंह जी की फांसी के 2 दिन बाद गांधी वहां पहुंच गए हैं, तो लोगों ने भारी नारेबाजी की। और जिस प्रकार से कुछ समय पहले देश में एक दूसरा माहौल बना था, साइमन कमीशन गो बैक, उसी प्रकार से उस दिन लोग आवाज लगा रहे थे, गांधी गो बैक। कराची में लोग नहीं चाहते थे कि उस दिन गांधी वहां पर दिखाई दे। तब नेहरू ने किसी प्रकार से स्थिति को संभाला था, लेकिन शाम के समय लोग और भी अधिक भीड़ के साथ वहां पर आए। नेहरू और पटेल को स्थिति संभालनी कठिन हो गई थी। ये घटनाएं क्या बताती हैं कि वो खूनी थे। उन लोगों की जबान से, उन लोगों की भाषा में कहें तो गांधी खूनी था, क्योंकि जानबूझ करके अपने क्रांतिकारियों को मुक्त नहीं करा पाए थे। ये घटनाएं किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के नहीं, बल्कि मैं तथ्यों के आधार पर पुस्तक का नाम लेकर के आपको बता रहा हूं, लेखकों का नाम बता रहा हूं। वहां पर स्पष्ट लिखा है, आप भी इसको गूगल सर्च कर सकते हैं। इनके परिवार में इनके चाचा थे अजीत सिंह। उनकी शादी 1910 में 1909 में हुई थी। हरकौर जी उनकी पत्नी का नाम था। हरकौर जी से शादी के कुछ समय पश्चात, देखिए जो समय सांसारिक घर गृहस्थी में रम करके अपने घर गृहस्थी के दायित्वों का निर्वाह करने का होता है, अक्सर बलिदानी लोग
क्रांतिकारी लोग उसी का बलिदान करते हैं। यानी कल्पना कीजिए उस दिन क्या हुआ। अपनी पत्नी से कहा कि परसों मैं लौट आऊंगा, मुझे कहीं जाना है। और उसके पश्चात सरदार अजीत सिंह घर से निकले। उनका भतीजा उस समय मात्र 2 वर्ष का था, और 2 वर्ष के उस बच्चे को वो तो पिताजी पाल रहे थे, लेकिन फिर भी वह उनको छोड़ करके वहां से निकल जाते हैं। और इसके बारे में वीरेंद्र सिंधु, श्रीमती वीरेंद्र सिंधु, जो कि भगत सिंह जी की भतीजी थी, उनके भाई कुलतार सिंह जी की बेटी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम है भगत सिंह और उनके पुरखे। उसके पृष्ठ 146 पर 146 पर वह बताती हैं कि उन्होंने एक पत्र अपने पिता के लिए लिखा था, और उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि आपने मेरे यज्ञोपवीत संस्कार के समय पंडित वाचस्पति लोकनाथ जी को जो अपनी ओर से यह संकल्प व्यक्त किया था, वचन दिया था कि मैं इस बेटे को देश के लिए देता हूं। पिताजी, आज मैं देश के लिए काम करने के लिए जा रहा हूं, इसका बुरा मत मानना, क्योंकि मैं आपके संकल्प को पूर्ण करने के लिए जा रहा हूं। अरे राम उस समय थे तो राम आज भी थे, पिता की इच्छा को मान करके देश के लिए काम करने के लिए चले गए। उनका अभिनंदन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और देश के लिए काम करके दिखाया। वीरेंद्र सिंधु जी लिखती हैं सरदार अजीत सिंह जी के बारे में कि जो परसों को कह करके गए थे कि परसों लौट आऊंगा, उनकी वो परसों दशकों तक नहीं आई। सरदारनी वृद्ध हो चुकी थी, आंखें खराब हो चुकी थी, लेकिन वो भी शेरनी थी। पति के वियोग को झेलती रही और उसी घर में रही, कहीं गई नहीं। कोई चिट्ठी ना पाती, कोई टेलीफोन नहीं, कुछ नहीं। पति कहां गए, किसने मार दिए या कहां पर है, कोई पता नहीं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के साथ विदेशों में जाकर के काम करने लगे, जेल भी हुई। और जब 1946 का वर्ष आया और ये लगा कि अब देश आजाद होने वाला है, तब 37 साल बाद जाकर के वो घर आते हैं। 37 वर्ष बाद। और 37 वर्ष बाद जब घर की दरवाजे पर आकर के खड़े होते हैं तो सरदारनी पहचानने से मना कर देती हैं। माताजी समझ नहीं पाई कि ये कौन व्यक्ति है। उन्होंने अनेक घटनाएं बताई कि ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। जब वो घटनाएं बताई तो उनको एहसास हुआ, उनको लगा कि ये वही है। 1947 का समय आया। 15 अगस्त 1947 से पहले 14 अगस्त को वो वीर देशभक्त सरदार भगत सिंह का चाचा सरदार अजीत सिंह उस दिन अपने परिवार के लोगों को साथ बैठा लेते हैं और कहते हैं कि ना जिन्ना देख रहा है, ना नेहरू देख रहा है, लोगों का कत्लेआम शुरू हो गया है। जिस देश के लिए हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, वो देश मेरे सामने बट जाएगा, ये कदापि संभव नहीं। अगला सेंटेंस वो बड़ा मार्मिक कहते हैं, मैं चला जाऊंगा, मैं वो घड़ी नहीं देख सकता। अगले दिन प्रातः काल में वो बैठते हैं और उस दिन देश के आजादी की घोषणा होने जा रही थी, कटे हुए भारत की घोषणा।
तो वो कहते हैं सरदारनी धराओ, बोले कि मेरा आपके साथ विवाह हुआ, मैं वैवाहिक दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पाया, गारस्थिक जीवन की जिम्मेदारियों से मैं भाग गया, आपके साथ रहकर के जीवन नहीं व्यतीत कर सका, इस प्रकार मैंने आपको अनेक प्रकार के कष्ट दिए। और ये कहकर के वो उनके पैरों में हाथ लगाते हैं, छूते हैं, कहते हैं कि मुझे माफ कर देना। सरदारनी भी भारतीय संस्कारों से भरी हुई थी, पति को नीचे झुकते देख करके तुरंत पीछे हट जाती हैं, कहती हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। उसके पश्चात वीरेंद्र सिंधु लिखती हैं कि वो अपने सोफे पर लेटे और पीछे को लेटते लेटते जय हिंद बोलते बोलते उन्होंने प्राण त्याग दिए। देश की टूटी हुई तस्वीर को नहीं देखूंगा, बटा हुआ भारत नहीं देखूंगा, इस संकल्प को लेकर के वो संसार से चले गए। जो लोग आज देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो गुरु परंपरा के विरुद्ध जाकर के खालिस्तान का आंदोलन चला रहे हैं, उन्हें इन शौर्य पुत्रों से कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन ये घटना आपको ये भी बताती है कि जिस घर में, जिस मिट्टी में, जिस परिवेश में सरदार भगत सिंह का निर्माण हुआ, वहां पर पहले सरदार अजीत सिंह जैसे लोग भी थे। उनके पिता भी क्रांतिकारी थे, किशन सिंह जी। माता के भीतर भी इस प्रकार के विचार थे। तो जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, उन लोगों की कहानी बड़ी मार्मिक है, बहुत कारुणिक है। उनका यज्ञोपवीत जो कराया था पंडित लोकनाथ विद्या वाचस्पति जी, महोपदेशक पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से वो काम कर रहे थे। और उनके पास स्वयं एक विद्यालय से जब वो कार्यक्रम में विचार देकर के, भाषण देकर के निकले थे, तब एक 16 वर्ष का बालक अचानक उनके सामने आकर के खड़ा हो गया था और उसने कहा था कि मैं अपना यज्ञोपवीत संस्कार आपसे कराना चाहता हूं। जब इनका बलिदान हुआ तब पंडित लोकनाथ जी ने अपने आप ये बात सुनाई थी, कहा था कि ये वो बच्चा है जिसने मेरे से यज्ञोपवीत संस्कार कराया था। क्या कमाल की बात थी। तड़प वाले तड़पाती जिनकी कहानी राजेंद्र जिज्ञासु जी ने एक पुस्तक लिखी है। इनके भीतर तड़प थी और तड़पाने वाली इनकी कहानी है। और यही वो आदर्श प्रेरणा स्रोत हैं जो हमारे लिए आदर्श हो सकते हैं, प्रेरक व्यक्तित्व हो सकते हैं, देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए जिनके भीतर थोड़ा सा भी जज्बा है, वो इनके सामने निश्चित रूप से नतमस्तक होगा। इस बच्चे ने 16 वर्ष की अवस्था में अपने लिए ये लिया और उसके पश्चात ये देश के लिए काम करने के लिए आगे चले गए। 1968 में भारत की सरकार ने इनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया था। जिस समय ये गुरुकुल कांगड़ी में जाकर के प्रवास पर थे, तो वहां पर अनेक क्रांतिकारी युवाओं से इनका संपर्क हुआ। वहां पर दीनानाथ सिद्धांत अलंकार जी, उन्होंने एक लेख 22 मार्च 1964 को दैनिक हिंदुस्तान में लिखा था और उन्होंने बताया कि उस समय वो हमारे साथ किस प्रकार रहते थे। एक दिन मजाक में कह रहे थे कि दीनानाथ एक बात बताओ, यदि मैं पकड़ा जाऊं तो तुम तो मेरे खिलाफ गवाही दोगे। इस पर दीनानाथ जी ने कहा ये कार्य समाजी ब्रह्मचारी से आप ये अपेक्षा कर सकते हैं
आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। सरदार भगत सिंह जी कहते हैं कि नहीं, कदापि नहीं। मुझे आपसे उम्मीद भी यही थी। ये हंसी मजाक का विषय था, लेकिन कितनी गंभीरता थी इसमें। दोनों विद्वानों ने, दोनों क्रांतिकारियों ने अपने संवाद को कितनी खूबसूरती से पूर्ण किया। ये उनके उस लेख को पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कितना विचार उनके भीतर इस तरीके से भरा हुआ था। अब दूसरी बात हम बताना चाहेंगे कि गांधी जी ने जो कुछ किया वो इतिहास से गायब कर दिया गया। इनके साथ जिस सरदार शोभा सिंह ने, सुजान सिंह ने जो गद्दारी की, वो भी इतिहास से गायब कर दी गई। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद के साथ नेहरू ने गद्दारी की थी। बहन प्रणेता जी अभी लिख रही थी कि नेहरू क्या कर रहे थे उस समय, कहाँ थे। उनके बारे में भी अंतिम 2-3 मिनट में बात रख देता हूं। नेहरू अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए कार्य कर रहे थे। जिस दिन 27 फरवरी 1930 को हमारे देश के क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान हुआ, ये उस दिन की घटना है। और उस दिन उन्होंने अंतिम समय में सबसे पहले उस दिन का जो शुभारंभ किया था दिन का, ये 1931 की ही घटना है। उस दिन वह सुबह सुबह जाकर के आनंद भवन में नेहरू से मिले थे। नेहरू से उनकी गर्मा गर्म बहस हुई थी और उस बहस के बारे में रमेश चंद्र गुप्ता और दूसरे कुछ लोगों ने, धर्मेंद्र गौड़, उनकी डायरी है, जो कि उस समय एक पुलिस अफसर थे, उससे उनकी डायरी के आधार पर एक पुस्तक तैयार की गई है। उसमें उससे मालूम पड़ा है कि उस दिन गद्दारी करने वाले कौन लोग थे। नेहरू से गर्मा गर्म बहस होती है, तीखी बहस के बाद वो वहां से निकलते हैं। नेहरू गांधीवादी आंदोलन की ओर को उनको खींचने का काम करते हैं कि आप इसको छोड़िए और गांधी जी के साथ आकर के जुड़िए। वो इस पर सहमति नहीं व्यक्त करते। गर्मा गर्म बहस के बाद वहां से वो निकल जाते हैं। तब एक वीरभद्र तिवारी नाम के गद्दार ने पुलिस ऑफिसर शंभुनाथ तिवारी के लिए फोन किया, जाकर के सूचना दी कि अभी अभी नेहरू के यहां से निकला है और इस समय अल्फ्रेड पार्क में पहुंच गया है, आप चाहें तो घेर सकते हो। पुलिस का पूरा प्रबंध करके, पूरी फोर्स लेकर के, वो शंभुनाथ तिवारी गद्दार वीरभद्र तिवारी की गद्दारी के आधार पर, सूचना के आधार पर, जो नेहरू के यहां से व्यक्ति निकल करके गया था, हमारे इस देशभक्त क्रांतिकारी को अल्फ्रेड पार्क में जाकर के घेर लेता है। आप सभी जानते हैं कि 27 फरवरी को क्या हुआ था। आजाद ने जितनी गोलियां उनके पास थीं, उतनी गोलियां पुलिस ऑफिसर्स पर पुलिस पर बरसाई, और जब अंतिम गोली आई तो उस गोली से उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया। वो जो बोला करते थे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही मरेंगे, करके दिखा दिया उसने। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही मरेंगे। तो महान देशभक्तों को, उनके क्रांतिकारी साथियों को, सुखदेव जी को, राजगुरु जी को हम सब आज नमन करते हैं। उन गद्दारों के बारे में भी आज जानकारी हासिल करते हैं जिन्होंने इस देश के महान क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे तक या मरने के लिए बाध्य कर दिया था, बलिदान देने के लिए बाध्य कर दिया था।
मित्रों, उनकी माताजी को आतंकवादी की मां, डकैत की मां कहकर के संबोधित किया जाता था। चंद्रशेखर आजाद जी की माताजी को। तब हमारे क्रांतिकारी थे सदाशिव राव जी, आजाद के साथ रहे थे। जब उनको ये मालूम पड़ी कि उनके गांव के लोग, पुलिस वाले लोग, सरकार में बैठे लोग, कांग्रेसी मानसिकता के लोग एक क्रांतिकारी की मां को डकैत की मां कह रहे हैं, तो वो वहां से आए और उनको वहां से, अपने गांव से, उनके गांव से अपने साथ लेकर झांसी चले गए। झांसी में 1951 में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। इस प्रकार से क्रांतिकारी की मां विभिन्न प्रकार के ताने उल्हाने सुनती हुई संसार से विदा हुई। लेकिन भला हो सदाशिव राव जी का, जिन्होंने उन्हें अंतिम समय में इस प्रकार का सम्मान दिया। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत अच्छा कार्य था उनका। आज भी जो क्रांतिकारी इस प्रकार जेलों में पड़े हुए हैं, यानी इतिहास की जेल में, उनको वहां से मुक्त कराना और उनका उचित सम्मान देकर के उन्हें सही स्थान पर सजाना, ये हम आप सबका दायित्व है। जो दुष्ट आतताई देश विरोधी ताकतें देश में इधर उधर देश तोड़ने की गतिविधियों में संलिप्त हैं, उन सब का सामना हम करें और इन्हीं क्रांतिकारियों के विचारों के आधार पर करें, तभी हम देश के काम आ सकते हैं, तभी हमारा ये जीवन सफल हो सकता है और तभी उनके सपनों का भारत बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शम। जी, बहुत बहुत क्या कहें। आज जो परम आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो इतिहास के बारे में हम सबको मार्गदर्शन दिया है, उनके इस पुरुषार्थ को नमन, वंदन और प्रणाम करते हैं। हमारे पास शब्द नहीं है। आपने इन महान पुरुषों के इतिहास का जो योगहार कार्यक्रम में प्रति गुरुवार आप आकर के और हम लोगों को जगा रहे हैं, देश के इतिहास को, जैसा आपने कहा है कि जो जेल में है, इतिहास को आगे लाने में जो आप लगातार अध्ययन करके, उसको पढ़ करके और लिख करके जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, आने वाले समय में हमारे वीर योद्धा और वीरांगनाएं यहीं से जो है पैदा होंगी और इसी इतिहास से इस समाज आगे बढ़ पाएगा। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आदरणीय नारायण मीना जी का हैंडरिच है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। वो अगर कोई सवाल है तो आदरणीय डॉक्टर साहब से कर सकते हैं। स्वागत है आपका। अनम्यूट कर लें आदरणीय नारायण मीना जी। चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय पवन कुमार जी को। जी, आदरणीय अनिल कुमार नरला जी। आदरणीय अनिल कुमार जी, स्वागत है आपका। इसके बाद में आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित करूंगा। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है आपकी सब। आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी और आदरणीय सदन, सबको सादर नमस्ते। डॉक्टर साहब ने आज स्वतंत्रता संग्राम के उस कालखंड का बहुत ही सुंदर चित्रण किया। वास्तव में ये सुनकर एक बार फिर से वो पूरी मेमोरी जो है एक बार फिर से रिफ्रेश हो गई और बहुत ही अच्छा लगा। बड़ी अच्छी बातें पता चली। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया खुशवंत सिंह के बारे में, सुजान सिंह के बारे में, और मेरे ख्याल में एक और भी नाम था, सर शादी लाल। इस सर शादी लाल के नाम से एक शामली में शुगर मिल है, वो भी इसी श्रृंखला में थे। तो मुझे उनका भी याद आया। मैं चूँकि खुद शामली में रहा हूँ, तो तब उनके बारे में बहुत सुना करते थे। वास्तव में ये सब बातें सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और बहुत ही बुरा लगा कि महात्मा गांधी का जो रोल था वो वाकई बहुत ही निंदनीय था। और उससे निंदनीय ये बात है कि ये चीज़ें किसी को मालूम ही नहीं है यहाँ पर।
और आर्य समाज का जो योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में, उसके बारे में तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। शायद एक बार आपको भी ध्यान होगा कि आज से 2 साल पहले हिंदुस्तान टाइम्स में 15 अगस्त के दिन पेपर छपा, तो उसमें 50 व्यक्तियों की फोटो छपी हुई थी कि इन 50 लोगों का स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय सहयोग था। और मैं आश्चर्यचकित था कि उस 50 लोगों में 45-46 लोग ऐसे थे जिनका किसी ने नाम भी नहीं सुना हुआ, और आर्य समाज का एक भी नाम उसमें नहीं था। मुझे पढ़ के इतना अफसोस हुआ। मैंने बताइए हमारा देश कितना अनजान है, इन पूरे असली जो तथ्य हैं उनके बारे में किसी को मालूम ही नहीं है। तो हमें आर्य समाज को भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये सब आर्य समाज का जो सहयोग और जो उसमें कार्य था उसके बारे में बताया जाए और पता चले कि आर्य समाज का कितना योगदान है, ताकि पब्लिक को इस बारे में पता चल सके। मेरे ख्याल में 140 करोड़ लोगों में 2-3 करोड़ जो आर्य समाज के लोग हैं वो ही जानते हैं कि आर्य समाज का क्या योगदान था। बाकी लोगों को तो शायद मालूम भी नहीं होगा। और बाकी डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, और सदन का भी अभिनंदन। धन्यवाद। मैं नरुला जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। दूसरा नाम उन्होंने याद दिलाया और मैं उस समय याद भी कर रहा था, सादीलाल जी थे वो। बहुत जी, अच्छा, आपका हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय नरुला जी। और आपने अपना अनुभव और अपनी बात रखी, और ये व्यवहार कार्यक्रम में आपका हमेशा स्वागत है। इसमें आप अपने अनुभव और मार्गदर्शन देने के लिए ही दूसरा सत्र रखा जाता है। मैं सम्मान के साथ आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आज के इस द्वितीय सत्र में अपना कमेंट करने का कष्ट करें। जी नमस्कार। आज के मुख्य वक्ता राकेश जी को अभिनंदन। बहुत सुंदर आपने चित्रण किया, जो चीजें छूटी हुई थी, अनकही थी, अनसुनी थी, जो लिखित में नहीं है या प्रचारित नहीं थी, जो नहीं पढ़ाई गई है, उनको बार बार आप आकर के बताते रहते हैं। इसके लिए हमें बार बार इनको सुनने की आवश्यकता है, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा है। मैं इस कालखंड में जब 1910 से 1925 के लगभग जो क्षेत्र समय था, उस पर मैं बताना चाहता हूँ कि देश का जो हिस्सा है उत्तराखंड, वो भी जल रहा था। वो इसलिए जल रहा था क्योंकि वहां पर लोग जंगल जला रहे थे। वो जंगल इसलिए जला रहे थे क्योंकि अंग्रेजों ने सारे देश के जंगलों को का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, और जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो स्थानीय लोगों ने अपने जंगलों में आग लगा दी। कुल मिलाकर के उस चीज का प्रभाव ये रहा कि 1931 में अंग्रेजों को इस देश में पहली बार और शायद विश्व में पहली बार वन पंचायतों का गठन किया गया। उसकी लंबी चौड़ी कहानी है कि वो गठन कहाँ हुआ, कहाँ नहीं हुआ। उत्तराखंड में दो राज्य होते थे, एक ब्रिटिश कालीन राज्य और एक राजा का राज्य, जो कि टेहरी रियासत के नाम से प्रचलित थी। टेहरी रियासत में वन पंचायतों का गठन नहीं किया गया, केवल ब्रिटिश कालीन इलाकों में ही वन पंचायतों का गठन किया गया, और वो भी बहुत ही सीमित तरीके से। मैं उसका जब विश्लेषण करता हूँ, क्योंकि मैंने वन पंचायतों में बहुत एक्सटेंसिवली काम किया कई साल पहले, तो उसको मैं जब देखता हूँ कि कौन से क्षेत्रों में वन पंचायतें बनी, तो वो वही क्षेत्र थे जहाँ पर अंग्रेज रहते थे, उनके हित थे। उसी के आसपास के क्षेत्रों में ज्यादातर जगह पर वन पंचायतों का गठन हुआ, या ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों के संपर्क में थे, उनको जानकारी थी इस अधिनियम के बारे में, वहीं पर ही उसका गठन किया गया। और वही वन पंचायतें आज भी काफी हद तक के उसमें से सब तो नहीं लेकिन कुछ आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ पाई, क्योंकि उत्तराखंड में जंगल का और मानव का बहुत ही करीबी रिश्ता था। पर्वतीय क्षेत्रों में जल जंगल जमीन जानवर जन, इन सब चीजों का आपस में करीबी करीबी रिश्ता था। तो ये एक ऐसे समय पर जब उस समय पर यह भी क्रांति हो रही थी कि रेल नेटवर्क पूरे देश में फैल रहा था, तो उस रेल नेटवर्क को लगाने के लिए उसके नीचे जो स्लीपर है, उसके लिए जो लकड़ी का सबसे ज्यादा दोहन वो उत्तराखंड में हुआ और हिमाचल से हुआ। वहाँ के जंगल काटे गए,
वहाँ वो स्लीपर का इस्तेमाल किया गया। कई सालों तक हम उसको देखते रहे। उस 1980-90 के दशक तक भी कई जगह पर वो स्लीपर देवदार की लकड़ी के बने हुए देखे जाते थे। तो ऐसे समय पर जब हितों का, जो हमारे आजीविका के हितों का हो रहा, तो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बड़ी मात्रा में आकर के प्रदर्शन भी किए, जंगलों में आग भी लगाई, जिसका परिणाम ये रहा कि ये वन पंचायत अधिनियम 1931 का अ, उस समय इसका इनैक्टमेंट हुआ, और जो आज भी एक यूनिक मॉडल की तरह है। हालांकि उसमें बहुत सारी कमियां रही, जो जैसा मैंने कुछ बताया भी, लेकिन फिर भी एक जन क्रांति की जो आग, जो आप कह रहे थे पूरे देश में समय समय पर फैल रही थी, उसमें एक उदाहरण उत्तराखंड में भी इस तरह से जंगल के प्रति, दोहन के प्रति और अपने अधिकारों के प्रति जो लोगों में आग फैली, आग की चिंगारी फैली, उसका ये कार्य यहाँ पर भी हुआ। इस इतिहास को भी शायद हमें और अधिक समझने की जरूरत है। मैंने तो जो भी पढ़ा, कई सारी किताबों से पढ़ करके ये सब जानकारी मुझे प्राप्त हुई। फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊं करके एक बड़ी अच्छी किताब थी, और इससे संबंधित बहुत सारे लेख भी और बहुत सारे गजट में भी चीजों को मैंने पढ़ा। तो जब मुझे वन पंचायतों में काम करने का मौका मिला, तो मैं इस पृष्ठभूमि के साथ जब मैंने काम किया, तो मुझे इसका एक अच्छा अनुभव लोगों के साथ काम करने का मिला। आज के प्रसंग के उसमें जब हम बातचीत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो आज की प्रासंगिकता है, उसको हमें दो घटनाओं से, हाल की घटनाओं से जोड़ते हुए और अधिक समझने की जरूरत है। एक घटना नागपुर की है और दूसरी संभल की है। नागपुर की घटना सबसे वर्तमान है। उससे हम क्या सीख रहे हैं, उससे हमने क्या सीखा, उससे सरकार ने क्या किया, सरकार की क्या सरकार उसमें क्या कर पाई है, क्या नहीं कर पाई है। इसके लिए भी आने वाले दिनों पर एक चिंतन हमें करने की जरूरत है कि किस तरह की घटनाएं अगर किसी दूसरे जगह पर भी होती हैं, तो उसमें उस जगह के रहने वाले लोगों का क्या जिम्मेदारियां हैं, या उनको कैसे सावधानी पूर्वक अपनी तैयारी करनी चाहिए, और उसके समर्थन में बाकी क्षेत्र के लोगों को क्या करना चाहिए। क्या नागपुर की घटनाओं को केवल नागपुर वाले ही झेलें, उसका बाकी लोगों के प्रति कोई सरोकार नहीं है, या हमें भी इसके बारे में कुछ विचार विमर्श करके चिंतन करते हुए आगे रणनीति बनाने की आवश्यकता है। मेरा यही विचार है, क्योंकि अतीत से तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन वर्तमान से भी सीखने की जरूरत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय पवन जी का प्रत्येक गुरुवार को गंभीर चिंतन मार्गदर्शन प्रस्तुत होता है। इस बार भी उन्होंने जो चिंतन दिया है, सचमुच हमारा प्रत्येक अंचल, भारतवर्ष का प्रत्येक अंचल, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक प्रांत उस समय आंदोलित था। चाहे उस समय कोई भी क्षेत्र रहा हो, कोई रियासत रही हो, उसका राजा चाहे उदासीन भी रहा हो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति, उसने कोई दृष्टिकोण अच्छा सकारात्मक ना निभाया हो, लेकिन जनता ने इसी प्रकार का कार्य किया। आपका मार्गदर्शन और फिर वर्तमान में आकर के, जो मैं पहले ही बोल रहा था कि घटना से घटना जन्म लेती है, तो क्रांतिकारियों का वो खून व्यर्थ न चला जाए। मैं जो बता रहा था कि वीरभद्र तिवारी ने हमारे क्रांतिकारी आजाद की गुप्तचरी की थी, जासूसी की थी और अंग्रेजों को जाकर के बताया था। उसको भी मारने के लिए रमेश चंद्र गुप्ता नाम का एक क्रांतिकारी उरई पहुंच गया और वहां जाकर के उस पर गोली चलाई। हालांकि वो बच गया, लेकिन और हमारे उस क्रांतिकारी को 10 साल की जेल हुई। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे वो घटना से घटना को जोड़ करके लगे रहे और प्रत्येक कार्य के लिए अपने यौवन का परिचय देते रहे, अपने जज्बे का परिचय देते रहे, वही जज्बा आज भी युवाओं को दिखाने की आवश्यकता है, हम सबको दिखाने की आवश्यकता है। तभी इस प्रकार की घटनाओं से हम बच सकते हैं या अपनी रक्षा कर सकते हैं और इस देश, धर्म और संस्कृति को भी बचा सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय डॉक्टर राकेश जी। और अगले हमारे उपस्थित सदन में आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, इनका हैंड रेज है, उनको स्वागत है।
वो अपनी बात रखें। जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और क्रांतिकारियों के जो के साथ जो हुआ है वो तो निश्चित रूप से इतिहास में उनके साथ तो गद्दारी हुई है, और ना केवल उनके साथ बल्कि इरविन समझौता में और भी बहुत सारी चीजें हुई है, जिनको कि मैंने जब अपने संविधान की उस सभा को पढ़ा और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को जब उसमें देखा तो बहुत सारी चीजें ऐसी समझ में आई है कि जो नहीं होना था वो हुआ है, और जिन्हें हमने सम्मान दिया है वो उस सम्मान के लायक नहीं है कि इस तरह के वहां पर कृत्य किए गए हैं। ठीक है जो हुआ, परंतु जो नागपुर वाली घटना है वो मन को आज भी झकझोरती है कि एक तरफ हम वहाँ कहते हैं कि आरएसएस का बहुत बड़ा गढ़ है, आरएसएस वहाँ पर काम कर रही है, वहाँ सारे लोग नीचे से ऊपर तक बैठे हैं, परंतु उस में या तो शासन के ऐसे कानून है जो जनता असहाय है, अथवा वो कानून है जो हम पिटने के बाद भी हम ही पिट रहे हैं। ऐसे कानून जब तक रहेंगे तब तक संभव नहीं है कि क्या होगा। ये तो मन में बहुत क्षोभ भी है, दुख भी है कि आखिर जनता करे क्या। फिर वही बात आती है जैसा कि आपने कहा है कि वहीं से फिर कोई क्रांति जन्म लेगी, ऐसा ही लग रहा है। जियो जी मान्यवर, हृदय से धन्यवाद। आपने सही दृष्टिकोण अपनाते हुए सही दिशा में हम सबको ले जाने का प्रयास किया है। अपनी घटनाओं के बारे में यदि निरपेक्ष खड़े रह गए और देखते रह गए तो फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। अभी कुछ समय पहले आप हम सबको जानकारी है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी एक बड़ा कानून लेकर के आ रही थी, जिससे आज तक हम और आप सब आहत हो चुके होते और इस देश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए होते या बन चुका होता। और वो था सांप्रदायिक हिंसा निषेध अधिनियम, जिसमें जहां पर भी दंगे होंगे वहां पर जो बहुसंख्यक समाज है उसी को दोषी माना जाएगा, अर्थात हिंदू ही उसके लिए दोषी माना जाता। ये बहुत बड़ा विनाश होते होते बच गया। ये आपकी हमारी सबकी सावधानी और समझदारी है कि हम कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए इस देश का जो हिंदू है वो जाग चुका है और वो कहीं ना कहीं आज उन हाथों के साथ खड़ा है जिन हाथों में देश को वह सुरक्षित अनुभव करता है। तो हमें मानसिकता को समझने की आवश्यकता है। गांधी जी ने उस समय स्पष्ट शब्दों में ये कहा था, जिस समय वो सरदार भगत सिंह जी की फांसी को नहीं रुकवा पाए थे, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि यदि किसी को मार करके और ये सोचा जाएगा कि इससे मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, शोहरत पाने की प्रथा इससे आरंभ हो जाएगी, लोग शोहरत पाने के लिए ऐसा काम करने लगेंगे और एक दूसरे के कत्ल में न्याय तलाशेंगे। ये गांधी जी के शब्द थे। तो हमको उस मानसिकता से, उस सोच से बाहर निकलना होगा। आज भी लोग यही सोचते हैं, उनकी मानसिकता के लोग यही सोचते हैं कि यदि किसी आतंकवादी का, किसी ऐसे देश विरोधी व्यक्ति का कहीं कत्ल किया जाता है, मारा जाता है, तो ये केवल शोहरत पाने के लिए हो रहा है और इसमें न्याय तलाशा जा रहा है। यही न्याय का रास्ता है कि जो दुष्ट है, जो आतंकवादी है, जो आतताई है, उसका विनाश हो और उसका किया जाए, सार्वजनिक रूप से किया जाए। जब तक इस देश का इस विचार को मूल विचार नहीं घोषित कर दिया जाएगा, राष्ट्रीय विचार, राष्ट्रीय विमर्श नहीं घोषित कर दिया जाएगा, तब तक हम बच नहीं पाएंगे। मैं आपके विचारों का हृदय से अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और जो नागपुर के घटना के बारे में आदरणीय पवन कुमार जी ने, मेहरा जी ने जो चर्चा की है, निश्चित अगर यह नागपुर महाराष्ट्र की जगह अगर उत्तर प्रदेश होता तो दूसरे दिन वीडियो आपके सामने होते और पूरा उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस बात से हमारा देश गर्व से जो है नाम लेता है
और लगातार कोई भी घटना होती है तो दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो सामने आ जाता है। उन गलियों में वो व्यक्ति जो दोषी होते हैं वो डंडे खाते हुए उनका जुलूस निकाला जाता है, उनकी वो दशा होती। अगर गंभीर मामला होता है तो उनकी लाश पड़ी होती है अगले चौराहे पे। और यह उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर एक चौराहे पे अगर कोई अपराध करता है, दूसरे चौराहे पे उसकी लाश दिखेगी। ये जो है उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वही कानून और वही मुख्यमंत्री आज जो महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। लगातार हम 2-3 दिन से इस प्रतीक्षा में है कि वहां से कोई वीडियो देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया पे मैंने लिखा है कि महाराष्ट्र के वीडियो की प्रतीक्षा में है, वो वीडियो हम लोगों को देखने को मिले। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर महाराष्ट्र सरकार, अगर वहां के मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित चिंतन और हमारी भारत सरकार को करना चाहिए कि वहां मुख्यमंत्री ऐसा बैठे। नहीं तो ये छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। और ये लगातार ये देखा जाता है कि हिंदू सनातनी सहने की प्रवृत्ति लग गई है और वो अपने सिर्फ बचाव के पक्ष में रहते हैं। अगर बचाव हमने किया तो आक्रमणकारी हमेशा आक्रमण करते रहेंगे। हमारा कर्तव्य बनता है, जो आपने जैसे ओरई की घटना सुनाई हम कि वहां उन्होंने जाकर के आदरणीय गुप्ता जी ने वो प्रयास किया। हम सब यह नागपुर और महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारत में जहां भी इस प्रकार की कोई घटनाएं घटती है, हम ईंट का जवाब पत्थर से दें। और वो देखने को मिला, चाहे वो महाकुंभ को लेकर के हो, चाहे कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि जहां हमारा अगर सनातन धर्म जागेगा तो, और उस जागने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। यह हमें सब सोशल मीडिया के जो हमारे भाई बहन हैं, उनको सबको नागपुर की घटना के लिए लिखना चाहिए, सोशल मीडिया पे ट्वीट करना चाहिए, फेसबुक पे लिखना चाहिए और ग्रुप में डालना चाहिए कि हम इंतजार कर रहे हैं कि अगर हमारी भारत सरकार, केंद्र में सरकार है, राज्यों में सरकार है, और आज सनातन का जो डंका पीटा जा रहा है, और महाराष्ट्र में अगर नागपुर में ऐसा किया गया है, अरे भाई हिंदुओं के गाड़ियां जलाई गई, मकान जलाए गए हैं, इस और वहां की महिलाओं की देखो आप तलवारों से जो है फाटक तोड़े जा रहे हैं। ये क्या किया, ये क्या है मामला? अगर कोई भी मामला है तो ये और वहां के अभी तक सिर्फ नागपुर की चिंता नहीं है, हम सबको देशवासियों को नागपुर की घटना को लेकर के चिंता करना चाहिए। और आज ही हम सब अपने अपने स्तर से लेख करें, बात करें, वीडियो चलाएं, लाइव चलाएं, जो भी कर सकते हैं नागपुर घटना को लेकर के निंदा की जाए और वहां की सरकार को जगाया जाए कि आप तुरंत कदम उठाएं। अगर सख्त कदम नहीं उठाते हैं तो फिर ये सरकार वहां विचार करे और परिवर्तन करे। ऐसा हमारा निवेदन। और अंतिम उसमें हमारे दिनेश जी सेमवाल जी का जो है हैंडरिच था, वो इनको आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपनी बात रखें, नेका कष्ट करें। आदरणीय दिनेश जी। जी आदरणीय, सादर धन्यवाद। और ये जो हमारी नित्य निरंतर चर्चा जारी है, मुझे लगता है कि क्योंकि इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ में तथ्य हैं, कुछ में सत्य हैं, कुछ ओझल हैं। लेकिन जैसे कि आज के मुख्य वक्ता जी ने कहा है कि वो प्रत्येक घटना जो आज घटी है उसका प्रभाव कल भी एक चक्र के रूप में सामने आती है और ये होता आएगा। हमने 1857 में जो चीज देखा होगा, 1947 में उसका भी प्रभाव अवश्य देखा होगा, और जब हम 2047 की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसका प्रभाव भी हमें देखने को मिलेगा। हमने अपने स्वार्थों के कारण हम अपने घर से नहीं निकले, उसकी तासीर भी हमको देखने को मिलेगी। लेकिन बात ऐसे आती है कि क्योंकि हम जब तक कोई हमें सुनाएगा नहीं, जब तक हमें कोई दिखाएगा नहीं, तब तक तो हम मेरे कह सकते हैं कि अपने मन में अपने डग से अपने आप में डग भरते रहेंगे। तो मन में ये विचार भी आता है कि इन समूचे घटनाओं का संक्षेप में और सारगर्भित तरीके से एक अलग ही एक गाइडलाइन बननी चाहिए, जो घटनाएं घटी हैं और उससे हम क्या सीखा, हमने उसमें क्या बुरा था, क्या अच्छा था, और उसका संकलन पहले से लेकर के और वर्तमान में तो होना ही चाहिए, ताकि हम आने वाले समय में क्या पता हमारे इतिहासविद हम जैसे ही हों या पूर्व जैसे ही हों,
तो आने वाली जो संतति है, आने वाली जो पॉपुलेशन है, आने वाली जो साम्राज्य है देश का, तो वो जो जनता सीखे, जाने और समझे, उसमें बहुत सारे विवरण अलग-अलग क्षेत्रों के हो सकते हैं। जैसे आदरणीय पवन सर ने भी कहा है कि बहुत सारे ऐसे कार्य हमारे राज्य रजवाड़ों में हुए हैं, जिनका अनुसरण आज भी किया जाना चाहिए। बहुत सारे कार्य अंग्रेजों के ज़माने में हुए हैं, उनसे सीख लेकर के हमें आगे बढ़ने चाहिए और ये अच्छी अच्छाइयाँ हमारे वर्तमान को सकारात्मक रूप से प्रभावित करें, ये बात तो होनी ही चाहिए। और साथ में ये कि वर्तमान में जो हो रहा है, उस पर तो हमारी नज़र तो हो ही हो, लेकिन वर्तमान में क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन से तत्व, कौन से एलिमेंट्स काम कर रहे हैं, ये बात होना बहुत निश्चित है। एक बात ये भी आ रही थी कि आरएसएस उस क्षेत्र में है, लेकिन आरएसएस एक संगठन है, लेकिन उस संगठन के लोग हम ही हैं। कोई मूर्ति नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, हम सभी मिलकर के उसमें किसी न किसी रूप में कोई सदस्य होंगे। उनकी कुछ सीमाएँ भी हैं, वो भी अपने भारत का जो संविधान है, लॉ है, उनका पालन करते हैं और हम जैसे विचारधारा उनकी भी है, हम जैसे सोचते भी हैं, करते भी हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम आरएसएस को ही कहें कि आरएसएस ऐसा है, तो वहाँ ऐसे क्यों नहीं हो रहा? हमारे घर के बगल में हम हैं और वो घटनाएँ घट रही हैं, तो हमारा औचित्य क्या होगा? हमारा अस्तित्व क्या होगा? और हम किसी संगठन के लिए, संगठन बाद में, कोई भी संगठन हो, वो गौण है। आज कोई संगठन बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहा है, कल वो नहीं करेगा। लेकिन जो व्यक्ति रहेंगे, व्यक्ति की विचारधारा रहेगी, तो हमारे संगठन बनते जाएँगे, गढ़ते जाएँगे और देश सँवरता जाएगा। और ये व्यक्ति संगठनों से नहीं, ये देश संगठनों से नहीं, ये व्यक्तियों से, इसकी विचारधारा से ही आगे बढ़ा है। और ये विचारधारा ही स्वयं में एक व्यक्तित्व है, एक सनातन अगर जिसे कहते हैं, तो ये संगठन भी है, व्यक्तित्व भी है, ये विचारधाराएँ यूँ ही आगे बढ़ें। इन विचारधाराओं को वर्तमान में देकर भी, पर्दे के पीछे भी देकर के और आगे की दिशा में देकर के हम कैसे आगे बढ़ें, ये चर्चा नित्य निरंतर यूँ ही आगे बढ़े। और ज़रूरी नहीं कि योगाहार के इस मंच पे ही, आवश्यक है कि योगाहार के इतर भी सभी जगह यत्र-तत्र सर्वत्र इस तरह की चर्चा हो, तभी संभवतः हमारी अच्छी-अच्छी बातें सामने आएँगी और जो गौण है, जो अनावश्यक हैं, उनको हम भूल जाएँ और उनको आगे बढ़ने न दें। मैं आदरणीय धन्यवाद करता हूँ और वापस आता हूँ आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास। 1 मिनट मैं थोड़ा-सा रख कहना चाहूँगा। हेलो? जी सर। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कह रहा था कि 2 जनवरी 1930 को गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने आलोचना की थी आपके क्रांतिकारी आंदोलन की, क्रांतिकारी लोगों की। उसका लेख का शीर्षक जो था, वो था बम की उपासना। उसी समय 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस भारत का पहला स्वाधीनता दिवस मनाने का संकल्प ले चुकी थी। उससे पहले आपके जैसे लोगों ने, जो आज आप आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। ये 26 जनवरी 1930 से पहले एक पर्चा तैयार किया गया गांधी के उस आलोचनात्मक लेख का जवाब देते हुए, और उसका शीर्षक दिया गया बम का दर्शन। गांधी जी ये कहकर के आलोचना कर रहे थे कि बम की उपासना निरर्थक है, जो लोग इस कार्य को कर रहे हैं वो देश का भला नहीं कर रहे। देश के क्रांतिकारियों ने, सरदार भगत सिंह जी ने जेल में रह करके उसमें अपनी ओर से संशोधन किया उस लेख को। भगवती चरण वोहरा जी ने वो लेख लिखा था, और वो लिखने के पश्चात 26 जनवरी को जब कांग्रेस देश का पहला स्वाधीनता दिवस मना रही थी, उस दिन वो पर्चा पूरे देश में बांटा गया था। आज भी बम का दर्शन, बम की उपासना वाला लेख नहीं, बम का दर्शन अपनाने की आवश्यकता है। मैं आपके विचार से पूर्णतः सहमत हूँ। जी धन्यवाद। हाँ जी, जी आदरणीय, एक मिनट का समय और ले रहा हूँ।
वास्तव में जो आज क्रांतिकारियों पे जो विचार रखा गया, हालांकि मैंने जो शब्द रखे और अन्य शब्द जो आए हैं, कुछ शब्दों में आज के क्रांतिकारियों के विचार या उनका नाम अन्य लोगों के द्वारा नहीं लिए गए, लेकिन भावनाएं संभवतः वही हैं कि जो क्रांति के बीच हमारे मन में है, और क्रांति वो कि जो सही है उसका समर्थन करना और जो गलत है उसका विरोध करना। तो ये हमारी, चाहे सरदार भगत सिंह जी जैसे व्यक्तित्व हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी व्यक्तित्व हों, और दूसरी तरफ चाहे ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने इस आंदोलन की आग में पानी डालने का कार्य किया और अपना नाम आगे कर दिया, चाहे ऐसे व्यक्तित्व हों, हमें जान करके, पहचान करके आज भी वर्तमान में भी ये देखने की आवश्यकता है और ये समझने की भी आवश्यकता है और इन विचारों को ले जाने की, आगे ले जाने की आवश्यकता है कि हम अपने राष्ट्र प्रथम और अपने राष्ट्र के लिए इन क्रांतिकारियों ने जो बीज बोए हैं, जो ऊर्जा दी है, उसको